Yes, hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the movie called Black Panther Wakanda Forever. I know that guys कि इस वीडियो को लाने में मैं थोड़ा सा लेट जरूर हो चुका हूँ, लेकिन क्या करें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस बात को आप लोग भी काफी अच्छे तरीके से जानते हैं और मेरी वही पुरानी घिसी पिटी लाइन कि अभी तक पूरे MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टोटल 0 से लेकर 29 मूवीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मूवी ब्लैक पैंथर 2 यानी कि होने वाली है MCU की 30वीं मूवी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, 28 अगस्त 2020 ये वो दिन था जब चैडविक बॉसमैन यानी कि इस कहानी के लीड कैरेक्टर एक बड़ी बीमारी कैंसर के चलते इस दुनिया को अपना आखिरी अलविदा कर गए थे। और उस वक्त भी मैं MCU की सीरीज पर ही काम कर रहा था, लेकिन अपनी सीरीज के कंटिन्यूएशन को तोड़ते हुए मैंने ब्लैक पैंथर की मूवी को 29 अगस्त जब ये खबर मुझे मिली उसी दिन अपलोड किया। उनके इस किरदार ने हमारी यादों पर एक ऐसा असर छोड़ा जिसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत इसकी पुरानी सच्चाइयों को मद्देनजर रखते हुए ही दिखाई गई है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वकांडा के राजा किंग टिचाला जो कि इस वक्त एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें बचाने के लिए पूरे देश में हर मुमकिन कोशिश करी जा रही थी। वहीं हम शूरी को लैब में देख पाते हैं जो कि टिचाला की छोटी बहन थी। ब्लैक पैंथर को हमेशा से ताकत मिलती थी संजीवनी बूटी से, जिसे कि इंग्लिश में हार्ट शेप हब भी कहा जाता है। इस बूटी की खास बात यह थी कि वो हमेशा चमकती थी और अगर पूर्वजों की यादों के साथ उसे घोल कर दिया जाए तो वो एक आम इंसान को ब्लैक पैंथर की ताकत दे दिया करती थी। शूरी अपनी लैब में उसी हार्ट शेप हब को सिंथेटिक वे में बनाने की कोशिश करती है, मगर बार बार उसके सारे नमूने वेस्ट होते नजर आते हैं। हालांकि उसकी आखिरी कोशिश में वो 29% सफल हो तो चुकी थी, मगर उसकी मां रामोंडा से उसे ये खबर मिलती है कि अब टिचाला ने इस दुनिया को अपना आखिरी अलविदा कर दिया है। इस खबर को सुनते ही शूरी की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। पूरा वकांडा एक शोक की लहर में डूब जाता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वहां के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला को एक ब्लैक बॉक्स में रखकर वकांडा के सभी ट्राइब्स के सरदार आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक छोटी सी बात जो मैं इस कहानी से हटकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं खुद भी अफ्रीका में 5 साल था और वहां के कल्चर में मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब किसी शव को उसके आखिरी छोर पर ले जाया जा रहा होता है तो उसे हर्षोल्लास के साथ विदा किया जाता है। और ऐसी ही झलक इस मूवी के सीन्स में भी हमें दिखाई पड़ती है। जिसके बाद धीरे धीरे वक्त आगे निकलता है और करीब 1 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां की राजगद्दी पर अब राजमाता रामोंडा का शासन था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है UNO की तरफ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर विश्व के सभी बड़े बड़े नेता, शासक और लोकतंत्र एक जगह बैठकर विश्व की शांति के लिए इकट्ठा हुए थे। वहां पर वकांडा की क्वीन रामोंडा को भी बुलाया जाता है और उनसे बातचीत करी जाती है कि अगर आपका वाइब्रेनियम हमें मिल जाए तो हम इसे देश की सुरक्षा और भी मजबूत बना सकते हैं। मगर इस वक्त रामोंडा काफी ज्यादा गुस्से में थी। वहीं पर फ्लैशबैक में हम ये देख पाते हैं कि टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर के वकांडा में न होने की वजह से वो देश जो कि उस वक्त UNO की मीटिंग में बैठे थे, उन्हीं की सेना के कुछ सोल्जर्स आकर उन पर हमला करते हैं और वहां से वाइब्रेनियम निकाल कर अपने देश में ले जाना चाहते थे। लेकिन वहां की मजबूत सेना यानी कि डोरा मिलाजे उनका जमकर मुकाबला करती है। जहां एक तरफ UNO की मीटिंग में रामोंडा अपनी दलीलें दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ डोरा मिलाजे उन सभी सोल्जर्स को पकड़कर सीधा उन सभी राजनेताओं के सामने प्रेजेंट कर देती है। हर कोई ये देखकर शर्मसार था कि आखिर उस वाइब्रेनियम को पाने के लिए कौन किस हद तक गिर सकता है। और फाइनल डिसीजन रामोंडा का ये था कि वो अपने देश का वाइब्रेनियम किसी को भी नहीं देगी और साथ ही ये वार्निंग देकर जाती है कि भले ही वकांडा ने अपना राजा ब्लैक पैंथर खो दिया हो, मगर मैं आज भी जिंदा हूँ और हमेशा अपने देश और अपने लोगों और उस कीमती वाइब्रेनियम की रक्षा करती रहूंगी। जिसके बाद समुद्र के बीच में हम एक बड़े से शिप को देख पाते हैं जिसके अंदर CIA और FBI साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इनके पास एक ऐसी मशीन थी जो कि समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती थी। अगर इसे आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं तो जिस तरीके से मेटल डिटेक्टर जमीन में छिपे लोहे को ढूंढ निकालता है, उसी तरीके से इनके पास अब एक ऐसी मशीन आ चुकी थी जो कि समुद्र में रेत, भाटों, कंकड़ और शैवालों के बीच में उस वाइब्रेनियम को खोज सकती थी। 2 खोजकर्ता अपना स्विमिंग सूट पहनकर पानी की गहराइयों तक उतरते हैं और जैसे उस मशीन को ऑन करते हैं वाइब्रेनियम की खोज में, तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उस मशीन पर किसी चीज से जानलेवा हमला होता है और उनमें से उनका एक साथी भी गायब हो जाता है। पूरी टीम अलर्ट होकर पानी में भेजे गए गोताखोरों को ऊपर लाने की कोशिश करती है, मगर तभी एक हिप्नोटिज्म करने वाली आवाज हर किसी के कानों में पड़ती है और न जाने क्यों FBI और CI के सारे एजेंट्स उस शिप से कूदकर अपनी जान देने लगते हैं। जहां पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो सभी आवाजें
उस समुद्र के नीचे छिपी दुनिया तालोकान के लोगों की थी। ये वो लोग थे जो कि हमेशा से अपनी जाति के लोगों और वाइब्रेनियम को बचाते आए थे। इन सभी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है एंड एज यूजुअल अगर एमसीयू की मूवी है तो तगड़े सीजीआई और बेहतरीन वीएफएक्स तो आपको देखने को ही मिलेंगे। उसी की एक झलक यहाँ पर भी थी। हालांकि इस फाइट में वो मशीन तो तबाह हो जाती है, मगर तालोकान के लोग जानते थे कि वो साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है जिसने इस मशीन को बनाया। अगर वक्त रहते उसे नहीं पकड़ा गया तो ऐसी एक और मशीन बन जाएगी और अगली बार ये लोग ज्यादा तादाद में आकर उस वाइब्रेनियम को हमसे चुरा कर ले जाएंगे। सीन अगेन शिफ्ट होता है शूरी की लैब में, जहां पर हम क्वीन रामोंडा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त शूरी के पास आई थी और उससे कहती है कि आज हमें खास काम के लिए यहाँ से बाहर जाना है। जिसके बाद वो दोनों नदी किनारे बैठकर वकांडा की खुली हवा में सांस लेती है। यहाँ की एक रीत थी जिसमें फ्यूनरल में पहने गए कपड़ों को जला दिया जाता है। इनका मानना था कि उन्हें जला देने से उन्हें मरने वाले की यादों से हमेशा मुक्ति मिल जाती है। ये वही व्हाइट कपड़े थे जो कि हमने फ्यूनरल के दिन उन सभी को पहना देखा था जो ब्लैक पैंथर के शव को बॉक्स में डालकर दफनाया जा रहा था। अब बारी थी शूरी की, मगर तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से एक अनजाना शख्स निकलकर उनकी ओर आता है जो कि अपना नाम नामोर बताता है। कॉमिक्स में, मूवी में और साथ ही कार्टून्स में इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं। कोई इसे नेमोर कहते हैं, कोई इसे नमोर कहते हैं, कोई इसे नामोर कहता है। तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस वर्ड को ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, आज से हजारों साल पहले जब धरती पर वाइब्रेनियम का उल्कापिंड यानी कि मीटियोर आकर गिरा था तो हमें ये कहानी में बताया गया था कि वो सिर्फ वकांडा में गिरा था। मगर उस वक्त सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े मीटियोर गिरे थे। एक मीटियोर जो कि धरती पर आकर गिरा वो जगह वकांडा के नाम से जानी गई, वहीं दूसरा टुकड़ा जो कि पानी में जाकर गिरा वो जगह तालोकान के नाम से जानी गई और नामोर वहीं का किंग था। अब क्योंकि उनके देश में भी काफी ज्यादा वाइब्रेनियम था तो उसकी पूरी बॉडी पर जितने भी गहने और साथ ही उसके जो हथियार थे वो सब कुछ वाइब्रेनियम से ही बने थे। और नामोर की खास बात ये थी कि उसके पैरों में पंख लगे थे, वो हवा में उड़ भी सकता था और पानी में तेज गति से तैर भी सकता था। रामोंडा अपने देश में घुसपैठ की वजह से नामोर को बुरा भला कहती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी सारी सिक्योरिटी को तोड़कर यहाँ हमारे देश में घुस कैसे गए, आखिर क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर आने का। जिसमें नामोर बताता है कि वाइब्रेनियम को ढूंढने वाली मशीन बन चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारे बेटे टिचाला की थी क्योंकि पहली बार उसी ने ही यूएनओ में जाकर पूरी दुनिया को बता दिया था कि वाइब्रेनियम नाम की भी कोई चीज होती है, एक ऐसा धातु जिसकी मजबूती अटल है और साथ ही एक प्रहार से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म किया जा सकता है। अगर उस दिन टिचाला ने वो गलती ना करी होती तो आज ये लोग मशीन बनाकर हमारी दुनिया में उस वाइब्रेनियम के बचे अंश को ढूंढने ना आते। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं बल्कि सिर्फ उस साइंटिस्ट से है जिसने ये मशीन बनाई। मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सौदा करने आया हूँ, तुम मुझे वो साइंटिस्ट ढूंढ कर ला कर दो, बदले में हमारी सेना से सुरक्षा पाओ। लेकिन अगर तुमने गद्दारी करी तो याद रखना तालोकान का हर एक सिपाही वकांडा को पूरी तरीके से मिटा देगा, उसका नक्शे पर से वजूद मिट जाएगा। इस पूरी प्रोसेस के लिए नामोर उन्हें एक हफ्ते का वक्त देकर जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ उस अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए ओकोए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी शूरी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि पहले तो रामोंडा शूरी को भेजने के फेवर में नहीं थी, लेकिन वो इस बात को भी जानती थी कि उससे तेज, चालाक और ताकतवर कोई नहीं, इसलिए फाइनली वो अपनी बेटी को ओकोए के साथ अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए भेज देती है। और काफी जांच पड़ताल के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो साइंटिस्ट कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की है जिसका दिमाग इतना तेज है कि उसने अपने सेमेस्टर के सारे रैंक्स और ग्रेड्स को हैक करके अपने आप के मार्क्स में भी इजाफा कर दिया और अपने दोस्तों को पैसों के बदले भी उनके मार्क्स में इजाफा ला दिया। इस लड़की का नाम था रीरी। जब ये दोनों उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो रीरी अपने बचाव में उनके ऊपर रेडियो फेंक कर मारती है, लेकिन ओकोए के हाथ में जो भाला था वो उसके एक ही वार से उसे दो टुकड़ों में बांट देती है। हालांकि रीरी ने वकांडा के बारे में सुना तो जरूर था, मगर इस वक्त वो उन दोनों से डर चुकी थी और बार बार वहां न जाने के लिए गुजारिश कर रही थी। तभी शूरी से कहती है कि तुम्हारे पीछे सीबीआई और सीएसआई के लोग पड़े हैं। इतने में हम देखते हैं कि पीछे से सीबीआई टीम आकर उन सभी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिनसे बचने के लिए रीरी अपने फादर के गैरेज में पहुंचती है और वहां से शूरी को एक बाइक, ओकोए को एक कार और साथ ही खुद का आयरन सूट पहनकर अपने आप की जान बचाने के लिए वहां से निकलते हैं। इसी बीच उन पर काफी बार हमले होते हैं, कभी ड्रोन से तो कभी बाइक से तो कभी बड़े टैंकर से, मगर इन तीनों की ही स्पीड लाजवाब थी। इस मूवी में आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से एक रेफरेंस भी दिया गया है जब उसके सूट में टाइटेनियम नहीं फिट था और आकाश में कहीं ऊंचाई पर जाकर उसका पूरा सूट बर्फ में जम गया था। तो ऐसा ही एक छोटा सा हादसा रीरी के साथ भी होता है। एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के पीछे आसमान में ऊपर तो चली जाती है, मगर उसका सूट काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, साथ ही उसकी सांसें नम पड़ जाती है। इस वजह से वो बेहोश होकर पानी में गिरने ही वाली थी, मगर गिरने के जस्ट कुछ पलों पहले की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को काबू में कर उन सभी पुलिस वालों की नजरों से बच बचाकर ये सभी निकल जाते हैं। इसी बीच रामोंडा अपनी बहू नाकिया के
पास जाती है और उससे गुजारिश करती है कि नामोर के बारे में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल सके निकालो, क्योंकि तुम ही आखिरी रास्ता हो। तुमने आज से पहले कई ऐसे सीक्रेट मिशंस किए हैं जो कि हर किसी के करने की बस की बात नहीं थी। नामोर ने वकांडा की सिक्योरिटी को तोड़कर 60 से 70 किलोमीटर तक पानी का सफर तय करके हमारे पास आकर हमें धमकी दी और हमसे ये कहा कि हमें एक अमेरिकी को उन्हें सौंप देना होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरा वकांडा खतरे में आएगा। अब ये खतरा कितना बड़ा है और कितना छोटा, जब तक इसकी गहराई का पता ना चले तब तक हम कोई कदम नहीं उठा सकते। इसलिए नाकिया तुम ही एक आखिरी सहारा हो जो कि ये पता लगा सकता है कि आखिर नामोर के पास कितनी बड़ी सेना और उसके पास कितनी ताकत है। मीनवाइल हम शूरी, ओकोए और रीरी को देख पाते हैं जो कि उस वक्त पुलिस से तो बच चुकी थी मगर उनके पीछे तालुकान की सेना पड़ चुकी थी। और यहाँ पर हमें ओकोए और तालुकान के एक बड़े सैनिक के साथ 1-on-1 फाइट देखने को मिलती है। इन दोनों के ही पास वाइब्रेनियम से बने हथियार थे जो कि एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इनकी सेना तादाद में ज्यादा थे और इसी वजह से इन्हें हार मानकर उनके साथ जाना पड़ता है। अगले दिन जब इस खबर को ओकोए अपने राज्य वकांडा में देती है तो राजमाता उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। पहले तो उन्होंने अपना पति खोया, फिर अपना बेटा टिचाला और अब आखिरी बारी उसकी बेटी शूरी की। आखिर दुनिया का सबसे उन्नत देश वकांडा, जिसका खुद का परिवार सेफ नहीं तो आखिर वो सिक्योरिटी ही किस काम की। इस वजह से गुस्से में आकर रामोंडा अपनी सेना डोरा मिलाजे की सेनापति ओकोए को उसके पद से हटा देती है। मीनवाइल तालुकान के सिपाही शूरी और रीरी को अपने साथ पानी में छिपी दुनिया उस तालुकान राज्य में ले जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात नामोर से होती है। नामोर वहां पर शूरी को अपना पास्ट बताता है। ये बात है 1516 ईस्वी की, जहां पर उनके राज्य में भुखमरी हो चुकी थी। ना ही खाने को कुछ फसलें और ना ही रहने को कोई जगह और ना ही करने को कोई काम। पूरा राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वहां के औषधिकार या फिर कह सकते हैं कि उस राज्य के उस वक्त के चाणक्य जो कि पानी में गोता लगाकर उस जड़ी बूटी को ले आते हैं जिसकी मदद से ये लोग अपनी जिंदगी को वापस से जी सकते थे। उस गांव में एक औरत भी थी जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि आखिर उसकी बॉडी पर ये जड़ी बूटी किस तरीके से काम करेगी। और देखते ही देखते जब वो औषधिकार उस औषधि को अपने पूरे राज्य के लोगों में बांटता है तो हर कोई बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरने लगता है। उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई मछली पानी को पुकार रही हो। और जैसे ये लोग भागते हुए पानी की ओर जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी बॉडी ने अब पानी को ही अपना जीवन मान लिया हो। और उसी पानी में वो औरत अपने बेटे को जन्म देती है। कुछ वक्त के बाद वो भी चल बसी। नामोर की इच्छा थी कि वो अपनी माँ जो कि हमेशा से धरती पर रहती आई थी वो उसे धरती में ही दफन करे। इसलिए वो कुछ सालों के बाद जब वापस से अपने गांव जाता है तो देख पाता है कि वहां पर तो कुछ स्पेनिश लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। हर जगह पर तबाही मचा रखी थी। और जब उन सिपाहियों ने तालुकान के लोगों को देखा तो उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश करी। इस बात से उस छोटे लड़के को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां पर मौजूद हर एक सिपाही, हर एक इंसान को मार दिया। उनमें एक पादरी भी शामिल था जो कि उस छोटे लड़के को एक श्राप देता है और साथ ही उसे नामोर कहकर बुलाता है। आज से पहले इस छोटे लड़के का नाम गोकुल खान था, मगर पादरी से उस शब्द के मिल जाने के बाद में उस बच्चे ने अपना नाम हमेशा के लिए नामोर रख दिया। इस पूरी स्टोरी से शूरी को एक बात समझ में आती है कि नामोर हमेशा से गुस्सैल या फिर तबाही मचाने वाला शख्स नहीं था। वो तो बस अपने हिस्से की जमीन पाना चाहता था। इसीलिए वो उससे एक शांति का सौदा करती है और बदले में कहती है कि तुम मुझे रख लो और रीरी को हमेशा के लिए वकांडा में छोड़ दो। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम यह है कि वाइब्रेनियम की इंफॉर्मेशन अमेरिकी या फिर किसी और देश में न जाए। तो अगर मैं यहाँ रहूंगी और रीरी वहां रहेगी तो वाइब्रेनियम की इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए सेफ रहेगी। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? जिस पर नामोर कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मीनवाइल हम नाकिया को देख पाते हैं जो कि अपने खास जासूसों की मिली जानकारी के थ्रू पहुंच जाते हैं सीधा नामोर के छुपे राज्य तालुकान में और वहां पर जाकर रीरी और शूरी दोनों को ही बचाने की कोशिश करती है। मगर इसी बीच उन्हीं लोगों में से एक लेडी का कत्ल हो जाता है। और कुछ समय बाद जब नामोर वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि उन लोगों ने हमारे राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाया। इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही होगा। और उसके बाद होना क्या था, पूरी तालुकान की टीम पहुंच जाती है वकांडा और एक एक करके उनके सभी लोगों पर वार करती है। ये पूरा मंजर वहां की राजमाता रामोंडा ऊपर से खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन नामोर की तेजी और ताकत के सामने वो भी नहीं छिप पाती। उसके पास कुछ ऐसे गैजेट्स थे जिनकी मदद से वो उस बिल्डिंग को भी तबाह कर देता है और साथ ही पूरा वकांडा पानी में डुबा देता है। अगेन बेहतरीन CGI और VFX का यूज करते हुए हमें काफी शानदार फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। और कंक्लूजन में ये निकलता है कि उस पूरी लड़ाई के अंदर राजमाता मारी जाती है। और जिस तरीके से ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला को श्रद्धांजलि दी गई थी सफेद कपड़ों में, वैसी ही एक श्रद्धांजलि राजमाता रामोंडा को भी दी जाती है। शूरी इस वक्त क्रोध की ज्वाला में जल रही थी। उसे चाहिए था सिर्फ बदला, मगर नामोर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उससे लड़ने के काबिल नहीं थी। इसीलिए वो सिंथेटिक हार्ट शेप हब को
बनाने में लग जाती है। हालांकि वो कई सालों तक उस पर काम कर रही थी मगर सिर्फ 29% ही उसे कामयाबी मिली थी। मगर इस बार उसके पास नामोर का दिया एक ब्रेसलेट भी था जिसके धागों में उसी पुरानी जड़ी बूटी के कुछ रेशे थे जो कि हार्ट शेप हब के रेशों से मेल खाते थे। और जैसे ही उनका कॉम्बिनेशन मिलाया गया तो उनका फाइनल रिजल्ट आया कि हार्ट शेप हब सिंथेटिक वे से बनाया जा सकता है जिसमें करीब 97.8% प्योरिटी थी। वहां नाकिया आकर उस जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर शूरी को पिला देती है। हमेशा से वकांडा की एक रीत थी कि ब्लैक पैंथर की ताकतें पाने से पहले वो शख्स अपने पूर्वजों से मिलता है और जिस पूर्वज से मिलता है हमेशा उसी की ही पावर्स उसमें आ जाती है। शूरी चाहती थी अपने भाई टिचाला से मिलना मगर इस वक्त उसके सामने था टचाका यानी कि किलमॉन्गर। शूरी कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं चुना था मगर किलमॉन्गर कहता है कि जिसके मन में बदले की आग हो और वो सामने वाले पर रहम ना दिखाए तो उसके लिए सिर्फ मैं ही आता हूँ। तो बताओ शूरी आखिर तुम क्या बनना चाहती हो, मुझ जैसा जो कि सिर्फ अपना बदला पूरा करना चाहता है या फिर तुम्हारे भाई जैसा नर्म दिल। तो शूरी उसे सिर्फ एक जवाब देती है कि मुझे अपने दुश्मन को खत्म करना है। और जब वो वापस नींद से जागती है तो उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर्स आ चुकी थी और अब बारी थी वकांडा की तालोकान पर हमला करने की, जिसके बाद वो एक वाइब्रेनियम से बना शिप लेकर पानी में उतर जाते हैं और तालोकान के हर एक सिपाही को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी टीम को खतरे में आता देख नामोर भी उस जंग में उतर जाता है और अपने पैरों में लगे पंखों की मदद से तेज भागकर हर किसी को मौत के घाट उतारता जाता है। तालोकान में रहकर शूरी को ये बात पता चल चुकी थी कि यहाँ के लोगों को नमी पसंद है, अगर इन्हें गर्मी मिलेगी तो ये सांस नहीं ले पाएंगे और जल्द ही मर जाएंगे। इसी वजह से शूरी अपने फ्लाइंग जेट में नामोर को बैठाकर उस जगह से दूर एक रेगिस्तान में ले आती है और अगेन इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। हालांकि 20 मिनट से ऊपर चलने वाली इस फाइट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं क्योंकि इसका मजा सिर्फ लाइव मूवी को देखकर ही आएगा। हालांकि मैंने कोशिश तो करी है पूरी की इस पूरी मूवी को वीडियो क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन करूं जो कि अभी तक किसी ने नहीं करी है। कॉपीराइट्स का खतरा मोल ले रहा हूं लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, अब वक्त आ चला था तालोकान के राजा नामोर के मरने का। उसके गले पर शूरी की तलवार थी और शूरी बस उसे मारने ही वाली थी लेकिन तभी उसे याद आती है अपनी माँ रामोंडा की, क्योंकि जिस वक्त वो अपने पूर्वजों से मिलने के लिए गई थी और जब किलमॉन्गर ने उससे पूछा था कि तुम किसकी तरह बनना चाहती हो तो शूरी ने वहां पर अपनी माँ का नाम लिया था कि वो रामोंडा की तरह बनना चाहती है, तेज ताकतवर दिलेर और एक मजबूत हौसले वाली औरत। जिसके बाद कहानी में एट द एंड हमें यह दिखाया जाता है कि नामोर और साथ ही शूरी एक हो जाते हैं यानी कि वकांडा और तालोकान साथ मिल जाते हैं। और जाते जाते शूरी रीरी को गिफ्ट में एक कार भी दे देती है क्योंकि जब ये लोग अमेरिका से निकल कर भाग रहे थे तो उन्होंने रीरी की कार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वो कार थी जो कि रीरी के पिता हमेशा से बनाना चाहते थे मगर इस कार को पूरा करने से पहले ही वो चल बसे थे। रीरी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वो इस कार के सारे पार्ट्स को जोड़कर इसे कंप्लीट कर दे। उसने वकांडा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था और इसी वजह से शूरी ने उन सारे पार्ट्स को ढूंढकर रीरी की वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। जिसके बाद वो जाती है नाकिया के पास में क्योंकि नाकिया ने उसे वादा किया था कि वो किसी खास से उसे मिलवाएगी। वहीं आखिरी वक्त में शूरी अपने उन व्हाइट कपड़ों को भी जला देती है जो कि फ्यूनरल में पहने गए थे क्योंकि वकांडा की ये रीत थी कि फ्यूनरल में पहने जाने वाले कपड़ों को जला देने से हमें उनकी यादें नहीं आती जो कि हमारी जिंदगी से जा चुके हैं। और वहीं पर हमें चैडविक बॉसमैन यानी कि हमारे पुराने ब्लैक पैंथर की कुछ बेहतरीन क्लिप्स भी दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि नाकिया जिस शख्स से शूरी को मिलवाती है वो और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा होता है, यानी कि ब्लैक पैंथर का 3rd पार्ट भी कंफर्म हो चुका है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।